अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस नशिस्त का आगाज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज हम लोग जियोपॉलिटिक्स का आगाज करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है। हम शुरू करते हैं। तो हमारा हमने जो ओरिएंटेशन है वो कर लिया था। उसकी रिकॉर्डिंग तो इतनी नहीं हुई थी, लेकिन आज जो हम लोग करेंगे वो एक बार फिर से जियोपॉलिटिक्स को रिवाइज कर देगा सारा कुछ। और आज हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिकल सिस्टम्स और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हुए उनके बारे में बात करनी है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक सवाल की तरफ चलते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स? सियासत प्लस जियोग्राफिया, इन दोनों चीज़ों को मिला के जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। और ये दोनों चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये इनका एक अलग से सब्जेक्ट बन सकता है। एक तो जियोग्राफी हो गई ना, सिंपल, और एक पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिक्स भी एक अलग चीज़ है और जियोग्राफी तो वैसे ही एक अलग चीज़ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या आता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके अंदर आता है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, ताकत और अथॉरिटी ओवर एन एरिया। There is different kind of population. Kind of different kind of, okay? एक मिनट। जी, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड और पावर की बात कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर अलग-अलग मादनियात आ जाती हैं, ऑयल के रिजर्व्स आ जाते हैं और ऐसी नेचुरल सहूलियात आ जाती हैं जो इकोनॉमी को हमारी बूस्ट करती हैं। जो हमारी सल्तनत होती है या हुकूमत होती है, उससे उनको इकोनॉमी में मतलब पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिससे वो अलग-अलग चीज़ें डेवलप कर सकती हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स। तो एक तो जियोग्राफी का ये वाला साइड हो गया। फिर जियोग्राफी होती है ना, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि आजकल की जो जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए, वो डिफाइन करती है हमारे बॉर्डर को, कि किस बॉर्डर के ऊपर कितने सोल्जर्स को फॉर एग्ज़ाम्पल रखा जाए, या फिर इस बॉर्डर का, हाँ, जब वर्ल्ड कोई वॉर के अंदर जाएगी फॉर एग्जांपल, या फिर कोई हमारा जो एनिमी है वो हमें इस साइड से अटैक करेगा हमारे ऊपर, तो वो अटैक उसका क्या पड़ेगा। या फिर रिवर्स वगैरह की बात कर ली जाए, फॉर एग्जांपल डैम वगैरह, अगर कोई अलग अपनी जो एनिमी वाली साइड है वहां से रिवर चलता आ रहा हो और वो डैम बना लें अपना, और वो जो डैम है उसकी वजह से वो पानी रोक लें और वो पानी हम तक ना पहुंचे, तो उसके साइड इफेक्ट्स और बहुत सी अलग अलग चीजें। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाती हैं जियो प्लस पॉलिटिक्स के अंदर, जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। जियोग्राफी वैसे अलग से इसकी बात की जाए तो उसके अंदर फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं, एनवायरनमेंट आ जाते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन आ जाता है, ह्यूमन हैबिटेबिलिटी जोन आ जाती है, और वो वाले एरियाज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको एक कॉन्टेक्स्ट में लेकर बात करें, तो जब गज़वाए खंदक हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने जियोग्राफी को मद्देनजर रखते हुए वो खंदक खोदी थी। उन्होंने देखा था कि इस साइड पे या फिर 2 साइड्स थी ऐसी, जिनमें दोनों की तरफ पहाड़ आ रहे थे, और उन पहाड़ों पे ऐसा था कि वहाँ पे घोड़े नहीं चल सकते थे और वहाँ पे इंसानों का चलना भी बहुत मुश्किल था। तो वो एक तो इम्पॉसिबल जगह थी। फिर जो खुला मैदान था, मदीना के अंदर एंटर होने वाला, सिर्फ़ वहाँ पे उन्होंने गड्ढा खोदना था, और पीछे की तरफ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, जो जो कि थे ज्यूस। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उनका एक किला पीछे बना हुआ था। जिन्होंने फिर बाद में ना वैसी इनके खिलाफ ना मतलब रिबेलियन की थी मुसलमानों के खिलाफ, और फिर उसके बाद इन्होंने ना उनसे हिसाब लिया था। जब वो गजवाए खंदक खत्म हो गई थी, उसमें हुआ क्या था, उसमें भी यही हुआ था कि इन्होंने ना एक स्ट्रेटेजिकल मूव की थी और एक जियोपॉलिटिकल चीज।
एक डिसीजन ऐसा किया था जिसने जो वॉर का धारा था उसे पलट दिया था बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो एस्टीमेट था ना, एक काइंड ऑफ जो लोग थे उस वक्त जो हमला करने आए थे मुशरिकीन वाली साइड में, वो बहुत ज्यादा थे। और अगर उस वक्त खंदक ना बनाई जाती है, फिर ऐसा कोई मशवरा ना आता, पॉलिटिकल कदम ना उठाया जाता, तो मे बी कि उस वक्त फिर कोई और चीज होती। लेकिन हम लोग बट और वाई को नहीं लेकर आ सकते। व्हाटएवर अल्लाह वांट्स ही डज। तो हम ये इसको देख लेते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट की बात मैंने की है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। ये ये एक चीज थी, फॉर एग्जांपल ये एक स्टोरी थी। ओके। तो एक तो फिजिकल जियोग्राफी एक हो गई और एक ह्यूमन जियोग्राफी हो गई। ह्यूमन जो जियोग्राफी जो होती है वो स्टडी करती है अराउंड सोसाइटीज, इकोनॉमिक्स और ह्यूमन ऑर्गेनाइज स्पेसेस एंड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आजकल जैसे जो सिटीज बने हुए हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन, और फॉर एग्जांपल उनके जो सेवरेज सिस्टम है या फिर जो वो वाले सिस्टम्स हैं, या फिर अगर एंशियंट दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो उनकी इकोनॉमी जो थी ना, वो इस मद्देनजरिए, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग देख लेते हैं मद्देनजर रखते हुए कि ना उन्होंने ना अपने सेवरेज सिस्टम जो थे ना, जिसमें से गंदगी जो फॉर एग्जांपल Geo होती है means earth वो and आती है। graphy means graph making. जी जी। मे बी आपने कुछ कहा है, आपने अपने आप को म्यूट म्यूट कर लिया। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। वैसे मैं ये कह रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो सेवरेज सिस्टम था, उसने क्या हेल्प किया था, उसने हेल्प किया था इकोनॉमी को एक तरीके से ग्रो करने के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये एक फितरा की बात है ना कि इंसान एक ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहता जिधर बहुत ज्यादा ट्रैश होता है, या फिर जिधर से ना बहुत अजीबो गरीब सी ना स्मेल आ रही होती है। ठीक है, ये तो एक फितरा सी बात है, ये हमेशा होता है। तो अब इस यही चीज ना इकोनॉमी को भी ग्रो करती है। वो शहर जो बिल्कुल गंदे होते हैं उस साइड पे जिधर गंदगी होती है ना, उधर बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं और ना उधर से जाते हैं। इंस्टेड वो अगर शॉर्ट रूट है ना जिधर गंदगी है, वो लॉन्ग रूट से जाते हैं, कहीं भी उन्होंने अगर जाना होता है तो इसी तरीके से उन्होंने सेवरेज सिस्टम मतलब बेहतर किया अपना, और उसे एडवांस करते हुए फिर मतलब उनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई। ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है इस चीज का। और अगर फिजिकल जियोग्राफी की बात की जाए तो मैंने वैसे ही अभी बताया था, वेदर, वेजिटेशन, इकोसिस्टम, या फिर लैंड फॉर्म्स की बात की जाए जिधर रिवर्स, माउंटेन्स और बाकी सारी चीजें आती है। ठीक है। अब हम पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिधर हम गवर्नमेंट को देखते हैं, या फिर ऐसे पावर के अफेयर्स को देखते हैं, और कैसे सोसाइटीज को मैनेज करते हुए रखा जाए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है ना, वहां पे एक फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है। सोसाइटीज तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, और वहां पे इतना ज्यादा वो भी नहीं होते शॉप्स। आजकल की जो सोसाइटीज है उनमें इतनी शॉप्स नहीं होती, उनके बाहर ही होती है। तो इससे बेहतर हम विलेज की बात कर लेते हैं। विलेज का अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल एक लोनली ये एरिया क्लास में किस चीज की है? एक ये क्लास किस चीज की है? जियो पॉलिटिक्स की है ये क्लास। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया जियो था। हैवी। अ, मैं ना बता देता हूँ जो मैंने बताना है, फिर आप लोग आखिर में क्वेश्चन ले सकते हैं। एक मिनट, मैं सबको ना अभी म्यूट कर देता हूँ। जी, अभी आप लोग कुछ भी नहीं कह पाएंगे। जब आपको टाइम दिया जाएगा ना, तब आप क्वेश्चंस भी ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं, और बाकी जो भी आपने कन्वे करना है वो कर सकते हैं। तो जहां तक मैं बात कर रहा था कि एक विलेज है ना, उसके अंदर इकोनॉमी के हिसाब से बात की जाए ना, तो अगर वहां पे ना लोग जो कि तिजारत करने आते हैं ना किसी से भी, ठीक है, एक तो ये है कि उन उस विलेज को ना अपनी जो इकोनॉमी है ना उसे बूस्ट हर तौर पे करना होगा, क्योंकि उससे उन्हें दो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और अगर वो उन्हें नहीं मिलेंगे तो उन्हें या तो अबेंडन करना पड़ जाएगा, या फिर बाकी सारी चीजें। और अगर विलेज को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो इस तरीके से कि विलेजर्स हैं, वो अपनी शॉप्स बनाते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसी चीजें बेचते हैं जो बाकी विलेजेस नहीं बेच सकते, क्योंकि हर एक एक विलेज में या फिर हर एक सोसाइटी के अंदर या फिर हर एक घर के अंदर या फिर हर एक इंसान के अंदर एक ऐसा स्किल होता है जो कोई और मैच नहीं कर सकता। ठीक है।
तो अगर इसे कम्युनिटी लेवल पे देखा जाए तो कोई ना कोई मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीडरशिप उठाता है और उन सबको जिनके पास स्किल्स हैं ऐसे उनको कहता है कि वो ऐसी चीजें और से और बनाए, फिर उन्हें जाकर दूसरे जो विलेजेस हैं उनमें स्प्रेड आउट करता है, फिर उन्हें बताता है कि भाई हम इस विलेज में काम करते हैं, आप जरूर इधर आके लिएगा। और फिर जब वो आते हैं तो वो खरीदते हैं उनसे, उनके पास पैसे आते हैं, वो तिजारत के लिए बाहर भी जाते हैं। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर वो तिजारत के लिए नहीं जाते बाहर बल्कि वो अपनी दुकानें विलेज के अंदर ही लगाते हैं, तो इसके अंदर ये आ सकता है कि मतलब उन्हें पहले तो अपनी बताना होगी ना कि हम इस प्लेस में रहते हैं, हम ये सारी चीजें बनाते हैं, इनकी ये फैक्टर्स हो सकते हैं जो दूसरे नहीं इम्प्लीमेंट करते, ये क्लीनलीनेस हो सकती है जो कि दूसरों को अट्रैक्ट करे, फिर इससे इकोनॉमी बूस्ट अप हो, वहां पे लोग बेचने भी आ रहे हो और खरीदने भी आ रहे हो। आई डोंट नो what's wrong with you guys when I'm telling such important things, you are doing these type of things। एक मिनट। आप लोग पता नहीं क्यों इतनी बचकाना हरकतें करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीर। जी, तो मैं बात कर रहा था एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स तो वैसे पावर को ही कहा जाता है पावर के अंदर, लेकिन इकोनॉमी एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो पावर को ही एक तरीके से बना लेता है। बताओ क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया विलेज का सारा कुछ, तो उसके लिए ना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर को होना जरूरी है। वो कौन है? वो है चीफ, जो कि सब कुछ डिसाइड करेगा। कि फॉर एग्जाम्पल देखें, हम लोग जैसे इस जमाने में रह रहे हैं, तो अगर पिछले जमानों की बात की जाए ना, तो उस वक्त क्या था? उस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी कि उस वक्त ना जो पैसे थे ना उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अमंग पीपल। इससे क्या होता था? इक्वालिटी होती थी। इक्वालिटी से क्या होता था कि कोई भी ना तो हंगरी रहता था, ना तो कोई रिच हो जाता था, ना कोई पुअर होता था। हर किसी के पास एक जितना पैसे होते थे, उस उनसे वो अपने सौदा वगैरह सारा कुछ ला भी सकता था, खा भी सकता था, सारा कुछ कर सकता था। ठीक है। इसकी मॉडर्न एग्जाम्पल ये है कि मतलब अलग अलग चीजें बन गई हैं आजकल, जैसे डेमोक्रेसी, मोनार्की, थियोक्रेसी, या फिर ये दूसरा एक और वर्ड है ऑथोरिटेरियनिज्म। ठीक है, ये भी एक और चीज है। वैसे तो इसमें एक और भी चीज आ जाती है, फहाशिज्म, लेकिन हम उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी उसके बारे में मुझे इतनी नहीं पता उसके बारे में मुझे इतना। ठीक है। और इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर हमारे पास कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म आ जाता है, जो कि ये थ्री थ्री मेन जो चीजें हैं ना इकोनॉमी के सिस्टम के अंदर, ये पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट की जा सकती है। इसके लिए मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं आप लोगों को वो बहुत जल्द शेयर भी करूंगा। चले हम इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस पढ़ लेते हैं, वैसे भी अभी हमने इनको इतना नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद हम लोग उम्मा के डाउनफॉल की एक शॉर्ट इंसाइट, एक शॉर्ट तफसील को देखेंगे, जिससे हमें पता चल सकेगा कि हमें एक्चुअली में हुआ क्या है, जिससे फिर हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, आगे वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकेंगे जो आगे आएंगे 101 वर्ड्स, जिनसे हमें पता चल सकेगा कि मतलब एक्चुअली में हुआ क्या है सारा कुछ। और आगे जितनी भी स्टोरीज आएंगी हमें उन्हें कनेक्ट करना आएगा हमारी मॉडर्न जो उम्मा का जो डाउनफॉल हुआ है उससे। ठीक है। तो डेमोक्रेसी की जहां तक बात है ना, तो इसका है डिस्क्रिप्शन, पावर लाइज विद द पीपल यूजुअली विया इलेक्शन। यानी पावर है ना, वो किसी भी बंदे के हाथ में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर वो जो चीज होती है ना पावर, वो सिलेक्ट की जाती है इलेक्शन के उसमें, कि किसके पास पावर होनी चाहिए। ठीक। और ये रिवाज जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया में और जर्मनी में और मे बी मोर इवन मोर कंट्रीज में होता है ऐसा। ठीक है। जहां तक मोनार्की की बात है, तो ये एक ऐसा रूल है जो किंग या क्वीन या एम्परर करता है। ठीक है। और ये ज्यादातर इम्प्लीमेंट होता है सऊदी अरेबिया में एब्सोल्यूट, और यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। फिर थियोक्रेसी की जहां तक बात की जाए, तो ये इम्प्लीमेंट होता है ईरान और वेटिकन सिटी में, मे बी अलग अलग और शहरों में भी, या फिर सिटीज में भी या कंट्रीज में भी, जो भी है। और ये जो है चीज, ये इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो रूल है, ये रिलीजियस सिग्निफिकेंट लीडर्स ही कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉस बाय द रिलीजन।
तो हम इसकी एग्जाम्पल में भी यमन से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी रिसर्च है ना, तो मुझे यमन का इतना नहीं मिला, लेकिन ईरान के अंदर ऐसा है। ठीक है। वहां पे रिलीजियस लीडर्स को पावर दी जाती है, और वो भी रिलीजियस उनसे ही, लॉ से ही। अब जहां तक इकोनॉमी की बात है ना, तो यहाँ पे मैंने एक और इकोनॉमी की बात नहीं की, इकोनॉमी ऑफ जस्टिस, इकोनॉमी ऑफ विजडम। ठीक है। जो कि हर माशरे में, हर जमाने में रही है। उसको हम लोग इस्लाम से तो कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ने उसे अपना सेंटर पॉइंट ऑफ इकोनॉमिकल सिस्टम बनाया था। उसको इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कैपिटलिज्म में है एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर बिजनेस एंड रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड एंड पीपल compete टू मेक प्रॉफिट। यानी हर बंदे के पास अपना रिसोर्स होता है, बिजनेस होता है। ठीक है। और एक दूसरे से वो ना चैलेंज करते हैं एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे से रेस करते हैं कि कौन ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। और ये ज्यादातर होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, जापान में और जर्मनी में। ठीक है। मे बी मोर कंट्रीज में भी होता हो। एक तो ये है। ठीक है। और एक है कम्युनिज्म। ये आता है रशिया के अंदर। रशिया के अंदर ज्यादातर आता है, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। ठीक है। और चाइना में भी सो स्टेट ओनरशिप, क्लासलेस सोसाइटी आइडियल। तो यहाँ पे एक तो स्टेट ओनरशिप होती है, और क्लासलेस सोसाइटी, जिसकी कोई क्लास नहीं होती। मतलब जैसे कुछ क्लासेस होती है ना, एक होती है पावरफुल क्लास होती है, एक पुअर आइडियल पुअर वाली क्लास होती है। तो ये है क्लासलेस सोसाइटी, जिधर सब लोग इक्वल हैं। लेकिन कुछ इसमें बहुत सी और रूल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक इसे इस तरीके से कहा जा सकता है। फिर भी मैंने इसे इस तरीके से ऐड किया है। लेकिन इसके अंदर बहुत सी और भी चीजें हैं, जैसे ये कि जो पुअर लोग हैं उन्हें इतना नहीं मिलना चाहिए, और उनका जो माल है उसको जो है ना इस तरीके से खर्च करना चाहिए कि ज्यादातर पावरफुल लोगों को मिल रहा हो। ठीक है। इस तरीके से भी किया जा सकता है। फिर सोशलिज्म आ जाता है, स्टेट और कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका ना मुझे इतना कुछ खास समझ नहीं आया था। मे बी अगर किसी के पास इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स एक बहुत हार्ड टॉपिक है, और हर बंदे को इसकी सही से कुछ चीजों की, इसके अंदर फैक्टर्स की समझ नहीं आती। तो अगर किसी के पास भी इससे रिलेटेड कोई नॉलेज हो, तो वो शेयर कर सकते हैं एंड ऑफ द मीटिंग के अंदर। ठीक है। ये ज्यादातर इम्प्लीमेंट होता है लॉ, स्वीडन, नॉर्वे और मिक्स्ड इकोनॉमीज विद स्ट्रॉन्ग सोशल वेलफेयर। ठीक है। अलग अलग इकोनॉमीज, मिक्स्ड क्लास, ये थे इकोनॉमिक सिस्टम्स। और इनके अंदर हम लोग ना फिर एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को भी देख लेते हैं, और सिर्फ ऐसे ही नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम को भी, जो बोथ इस्लाम ने ही डिफाइन की है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स दोनों में ही सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इनजस्टिस और जस्टिस का। और ये इसलिए आता है क्योंकि अगर किसी के अगर किसी के दिमाग में एक पॉलिटिशियन बनने से पहले ये चीज आ जाए ना, या एक खिलाफत संभालने से पहले, तो उससे पता चल जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि चाहे वो उसकी मतलब वो चाहे उसकी फैमिली का मामला हो, उसकी फैमिली का ना भी मामला हो, किसी और की फैमिली का भी कोई इनजस्टिस वाला मामला हो, या फिर एक लोमड़ी को या फिर एक जानवर को भी उसकी कैलिफेट के अंदर मार दिया जाए इलीगली, तो उसके ऊपर ही सारा कुछ आएगा कि उसने उसका क्या किया। अगर ये सारी चीजें आपको और मुझे भी पता चल जाए, तो इट्स वेरी बिग डील ऑफ वर्क विच कैन मेक अस फ्रॉम मोर लो फ्रॉम आवर रैंक्स, जो भी हम समझते हैं अपने आप को आजकल। ठीक है। अगर उसे इस चीज में देखा जाए, तो अब हम शॉर्ट इनसाइट के बारे में बात कर लेते हैं आज, उम्मा के डाउनफॉल की, जिसमें मैंने ज्यादातर बहुत ज्यादा काम किया है। इसके अंदर मैंने पावर की आइडेंटिफिकेशन का भी काम किया है, नेशनलिज्म को भी कनेक्ट किया है, बैलफोर डिक्लेरेशन और स्काईज पीकॉट एग्रीमेंट जो 1916 में हुआ था बिटवीन बर्तानिया और फ्रेंच एम्पायर, सीक्रेटली डिवाइडिंग द मिडिल ईस्ट इनटू जोन्स। इसके बारे में भी मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं, और बाकी तीन मेन वीडियोस को मैंने इसमें कंक्लूड किया है, यानी उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। इनमें से एक तो सुल्तान अब्दुल हमीद की है, जो कि हमारे लास्ट वो थे, खलीफा थे। फिर अरब रिवॉल्ट की बात की है कि अरब्स ने
क्यों उस्मानियों को उस नहज पे ला खड़ा किया था कि जिधर एक तो वो खुद भी खिलाफत नहीं संभाल सकते थे, अरब्स। इसलिए जब ऑटोमन एम्पायर के हाथ में गई, तो उसके कोई 700 साल के बाद, या जो भी जितने भी साल, 100 साल है, जितने भी साल गुजरे हैं, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसमें मजबूर कर दिया अरब्स को अपने ओन मुसलमानों बहन भाइयों को बिट्रे करने पर। ठीक है, ये कुछ मैंने इसके बारे में बात की है। और कर्स ऑफ ऑयल की, जिसमें ज्यादातर हम कंक्लूड करेंगे जो भी बॉर्डर्स बने नेशनलिज्म वगैरह को। ठीक है, कि क्यों ऐसा कुछ हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बात होती है शुरू एक आखिरी कैलिफ से, जिनका नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। ठीक है, एक ये फैक्ट है कि उन्हें जब वो आए थे, सुल्तान बने थे वो, और उन्होंने अपना तख्त संभाला था, तो उन्हें जो यूरोप था ना, वो सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। यूरोप ये कहता था, उनका लोगो ये था। ठीक है, और अब ये जो है ना 31 अगस्त 1876 में जो है ना किंग बने थे, या फिर सुल्तान बने थे। और जब ये बने थे ना सुल्तान, तो उस वक्त एम्पायर जो थी वो अलग अलग डिजीजेस से गुजर रही थी, जिन डिजीजेस को अलग अलग पाशाओं ने, या फिर अलग अलग खिलाफत के जो एनिमीज थे, उन्होंने इनरली फैलाया था इस डिजीज को। ठीक है, इनमें से कुछ अलग अलग डिजीजेस आ जाती हैं जिनकी अभी हम बात कर लेते हैं। बीमारी नंबर एक जो थी ना, वो थी इकोनॉमी की। उस वक्त माशी तबाही तबाही चल रही थी, इंक्लूडिंग टैक्सेस और कस्टम्स। और ये जो चीज थी ना, टैक्सेस और कस्टम्स, ये जा रहे थे एक फॉरेन कमीशन के हाथों में, जिसको हम लोग कहेंगे ऑटोमन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो थी ना, ये एक ऐसी मतलब वो थी, फॉरेन कमीशन थी, जिनकी जो ये जो ट्रेजरी थी, जो उस्मानी जो जिनकी ये जो ट्रेजरी थी ना, इनकी चाबियां जो थी, ये थी इंपॉर्टेंट लोगों के हाथ में, जो होते थे फ्रांस या फिर पेरिस में। ठीक है, लंदन वगैरह में। ठीक है, तो एक ये थी। और इससे आप कह यू कैन से कि इकोनॉमिकली ना एम्पायर बिल्कुल ही ड्राउन्ड हो गई थी, क्योंकि इकोनॉमी जो थी, टैक्सेस और कस्टम्स के नाम पे कुछ भी नहीं थी। जरा से कुछ टैक्सेस होंगे और कस्टम्स होंगे जो ऑटोमन एम्पायर के बादशाह के पास जाते होंगे, जिससे वो कुछ डेवलपमेंट कर लेता होगा। बाकी जो कमीशन जाता था वो सारा जाता था ट्रेजरी इन द हैंड्स ऑफ लंदन एंड पेरिस इम्पोर्टेंट पीपल। ठीक है, जहां तक इंटरनल रिबेलियन की बात की जाए, इंटरनल रिबेलियन इस तरीके से थी कि एम्पायर को हल्के हल्के ना बाहर से भी और अंदर से भी तोड़ा जा रहा था। बाहर से इन द सेंस ऑफ ये कि नेशनलिज्म जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरे में अरोज हुई थी, वो भी फाउंडेशंस को हिला रही थी ऑटोमन एम्पायर की, जिसकी वजह से बल्कान का जो रीजन था ना, उसमें एक एक करके रिबेलियंस आ रहे थे, जैसे कि ग्रीस, सर्बिया, बल्गारिया वगैरह का एरिया, या फिर जो और भी एरियाज हैं ये वाले, इनमें रिबेलियंस एक एक करके अरोज हो रहे थे। ठीक है, इसके अलावा ये, अच्छा मैं आप लोगों को ना नया लिंक शेयर कर दूंगा जब ये खत्म होगा तो। अच्छा, इसके अलावा ये कि इन पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट थी ना उस वक्त, अगर हम लोग कंट्रीज को हटा के बात करें, तो कंट्री जो थी ना, वो उस वक्त नहीं थी, इतनी एम्पायर्स उस वक्त थी। और वो जो एम्पायर्स थी ना, उनमें जो गवर्नमेंट्स थी, वो अलग अलग अपने मफादात ढूंढ रही थी इस पीरियड में। जैसा कि अगर खुसूसन बात की जाए, तो रशिया जो था ना, वो ऑटोमन एम्पायर को हल्के हल्के तोड़ने की ना, जो आग जल रही थी ऑटोमन एम्पायर के अंदर, उससे और भड़का रहा था। ठीक है, उसके भी अलग अलग रीजंस थे ये सब करने के लिए, मंसूबे थे उसके अलग अलग, जिनमें से अगर एक मंसूबे पे नजर डाली जाए, स्ट्रेटेजिक मंसूबा, जो उनसे मिला तो नहीं है, लेकिन हम लोग उससे कह सकते हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे थे एक तरीके से तो। और ब्रिटिशर से भी इससे खौफ ज्यादा थे, क्योंकि अभी मैं करीमियन वॉर को भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे, लेकिन अभी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसे जियो पॉलिटिकल इंसाइट में देखा जाए ना, रशिया वाले सारे फैनिंग दिस फायर को, तो वो इस तरीके से था कि रशिया जो था ना, वो चाहता था कि वो ऑटोमन एम्पायर को तबाह करके अंदर से उसके ऊपर हमला करके वार्म वाटर्स को रीच कर सके।
अब मुझे ये वार्म वाटर समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे लगा था कि इट कैन बी मेडिटेरेनियन सी, इन पर्टिकुलर सुएज कैनाल, और इस तरीके की चीजें जो कि फिर बाद में ना फ्रेंच एम्पायर को नुकसान दे सकती थी, और इवन ब्रिटिश एम्पायर को भी, क्योंकि सुएज कैनाल एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था इन लोगों के लिए, जिधर से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी गुजरती थी अपनी शिप्स के साथ, अपने सप्लाई के साथ, अपनी जो आर्मी थी उसके साथ इंडिया के अंदर, जब वो उनका हो गया था, जब मुगल एम्पायर खत्म हो गई थी, ठीक है, उस वक्त की बात है, नहीं है। तो उस वक्त ये एक इंसाइट था। फिर फ्रेंच एम्पायर का इसलिए एक खतरा था, ये रशिया वाला सारा जो प्लान उनके लिए इसलिए खतरा था क्योंकि उनका जो था ना, उनकी साइट्स थी अल्जीरिया या फिर ट्यूनिस के ऊपर, स्पेशली क्योंकि वहां पे ना ऑयल रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स और बहुत से अलग अलग और रिजर्व्स थे जो कि उन्हें हेल्प कर सकते थे। तो अभी वैसे उन्हें मिला तो नहीं था अल्जीरिया या ये वाला एरिया, लेकिन उनका प्लान था कि वो उसके ऊपर हमला करें, और उन्होंने उन्हें इन्होंने शुरुआत की थी इटली से। मतलब इटली ने हमला किया था इधर। उसकी भी इतनी अभी बात नहीं करनी, हमने इस सब की ही बात करनी है। आप समझे कि ये जो रशिया का जो मंसूबा था ना, ये बहुत पहले से था। ये एक बहुत पुरानी जमाने की जो विश थी ना, वो थी रशियन एम्पायर की, अफगान जिहाद तक, ऑटोमन एम्पायर से लेकर अफगान जिहाद तक। फिर जो तीसरी बीमारी थी ना, वो सबसे खतरनाक थी, क्योंकि ना उसमें दो अलग अलग सुल्तानों की मौत भी हुई थी। एक सुल्तान तो मेंटली सिक हो गए थे, और एक सुल्तान की बहुत गंदी डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था, या मतलब इस तरीके से कुछ हुआ था। उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। वो ये था कि थ्रोन जो था ना, उस वक्त, जिस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद तख्त पे आए थे, उस वक्त तक जो थ्रोन था उसे ना खून लग गया था। क्योंकि ना ये इस्तांबुल के अंदर ही अगर हम लोग बात करें ना, इस्तांबुल यानी पाया तख्त, यानी जो सेंटर पॉइंट था ना ऑटोमन एम्पायर का, या फिर कैपिटल जो था ना, ये था एक हॉटबेड कंस्पिरेसीज का। अगर हॉटबेड ऑफ कंस्पिरेसीज की बात की जाए, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है या एक ऐसा आइडियल एनवायरनमेंट होता है जो कि बहुत जल्दी ग्रोथ या डेवलपमेंट लेता है, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जस्ट 3 months बिफोर अब्दुल हमीद सानी, टू ऑफ द सुल्तान्स वर डिपोस्ट। डिपोस्ट का मतलब है अचानक से अपने रैंक से ना, ओहदे से रिमूव हो जाना फोर्सफुली, अचानक और फोर्सफुली, ठीक है। एक सुल्तान अब्दुल मजीद थे, जिन जो वैसी, ये तो वैसे ही सुल्तान थे, इन्हें डिपोज नहीं किया गया था। इनके बाद दो और सुल्तान डिपोज हुए थे, ये थे सुल्तान अब्दुल हमीद के बाबा, जिन्होंने जो वफात पाए थे 1861 में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ, सुल्तान अब्दुल हमीद के जो एक और ब्रदर थे ना, उनके जो है ना उसमें जाना था थ्रोन, अब्दुल अजीज के उसमें, ठीक है। जिन्होंने ना 15 years तक अपनी जो हुकूमत थी वो कायम की थी, ठीक है। अब्दुल अजीज जो थे वो एक पपेट थे, स्पेशली मिदहत पाशा के हाथों में, जो कि एक पावरफुल और एम्बिशियस मिनिस्टर थे, और एक लिबरल भी थे। अब लिबरल का मतलब है समवन हु सपोर्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वल राइट्स एंड ओपननेस टू न्यू आइडियाज एंड सोशल चेंजेस। अगर इस्लाम और लिबरलिज्म को देखा जाए, so Islam is based on divine laws and moral limits from Allah, while liberalism is based on personal freedom and human choice. So they agree in same values, but differ in freedom when crosses the religious limits. Okay, कुछ जगहों पे जब religious limits के को क्रॉस करे ना, ये लिबरलिज्म वाली चीज, तो फिर ये डिफर कर सकते हैं। लेकिन वैसे कुछ चीजों में ये अग्री कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो मिथत पाशा को देखा जाए, अगर तो मिथत पाशा को देखा जाए तो ये ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना चाह रहे थे, एक वेस्टर्न यूरोपियन स्टाइल की मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये होती है कि एक सिस्टम है ना, ठीक है, वो उसमें ये है कि एक किंग है या एक क्वीन है, या फिर इवन एक कैलिफ है, ठीक है, खलीफा है। उसमें वो तो खलीफा है ना, लेकिन वो नाम का ही खलीफा है, उसके पास इतनी रूल नहीं है, बल्कि वो जो है ना उसका, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इटसेल्फ, इसका मतलब ये है कि अ रिटन सेट ऑफ लॉज, यानी ये कि पार्लियामेंट है ना, वो ही कंट्री के लिए डिसाइड करेगी कि मतलब उसकी अच्छाई और बुराई के लिए।
तो यू कैन से कि मोनार्की के अंदर ये है कि कोई भी लीडर ना एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है, लेकिन जो पावर है ना वो मोस्टली इलेक्टेड लीडर्स के हाथों में है। यानी जो जैसे गवर्नमेंट है आजकल की, यू कैन से कि आजकल की गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो वैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को देखा जाए ना तो ज्यादातर पार्लियामेंट करती है सारे फैसले। जैसे कि किसने किसके साथ मुआहिदा करना है, फ्रेंडशिप का मुआहिदा करना है। जैसे इराक वाली जंग जो थी, या फिर कुवैत वाली जंग जो थी, ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें कि किधर जंग लड़नी है किधर नहीं लड़नी, किधर किस मुहाज पे कितने बंदे भेजने हैं, किधर कौन सा लॉ अप्लाई करना है, किसको सैंक्शन लगानी है, या फिर इस तरीके की सारी चीजें। ठीक है, ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। तो अभी जहां तक मैंने बात की है, तो अब्दुल अजीज जो थे ना, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, जिसकी वजह से मिदत पाशा ने, जहां तक कंस्पिरेसीज के अकॉर्डिंग कहा जाता है, उन्होंने प्लानिंग की थी उन्हें डिपोज करने की, सॉरी, डिपोज यानी वही रिमूव करने की, सुल्तान अब्दुल अजीज को। और फिर उन्हें कर भी दिया गया था। और बस 4 दिन के बाद अब्दुल अजीज को अपने कमरे में मुर्दा पाया गया था, और उनके दोनों जो हाथ थे वो कटे हुए थे। ऑफिशियली तो ये समझा गया था और ये अनाउंस किया गया था कि उनको जो है ना, उन्होंने खुद सुसाइड किया है, क्योंकि वो इस जिंदगी से बस तंग आ गए थे। लेकिन प्रोबेबली ये एक मर्डर था बिकॉज ऑफ सम थ्योरीज विच द पीपल से, कि इस तरीके से हो सकता है कि जैसे वो मर गए हों और फिर उनका रिस्ट काटा गया। लेकिन मर्डर स्टोरीज को हम पढ़ने यहाँ पे नहीं आए, हम सिर्फ पॉलिटिकल चीजों को देखने आए हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि अब्दुल हमीद के एल्डर ब्रदर जो थे ना, मुराद 4, उन्हें जो है ना थ्रोन पे फिर बिठा दिया गया। लेकिन उनके साथ भी एक हॉरिफिक एंड हुआ था, क्योंकि वो मतलब उनके जो अंकल हैं उनके साथ जो भी हुआ था, उन्होंने ना मुराद 4 के ऊपर जो असर छोड़ा था वो ये था कि उनका जो है ना, जो मेंटल बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो गया था। और जस्ट आफ्टर 93 days ही वॉज डिक्लेयर्ड इनसेन एंड वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। और अब जब सारी उम्मीद खत्म हो रही थी इवन फ्रॉम सुल्तान अब्दुल हमीद हिमसेल्फ, यानी जब लोग ये समझ रहे थे कि सुल्तान अब्दुल हमीद भी वैसे इतने काबिल नहीं होंगे जैसे ये दो जो सुल्तान गुजरे हैं वैसे ही। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने ये जो बैठाने वाले थे ना इन्हें तख्त पर, वो तो एक कठपुतली की तलाश में थे। कठपुतली इन द सेंस ऑफ के जो भी ऑर्डर्स को माने और जो बस सिंबॉलिक मीनिंग रखता हो, और बाकी सारा कुछ जो सारी असल ताकत है वो जो है हाथ में उन लोगों के हों जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की काइंड ऑफ चीजें क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर जो यूरोपियंस के दोस्त हैं, वेस्टर्न लोगों के दोस्त हैं, और उसे वो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन में बदलना चाह रहे हो। ओके, तो इस तरीके से था कि अब्दुल हमीद जब आए फिर उन्होंने, उनके आने के बाद क्या हुआ था, उनके आने के बाद ये हुआ था कि अम, रूस और टर्किश वॉर शुरू हुई थी। रशिया ने अपनी ऐलान जंग कर दिया था ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। इस मर्तबा बरतानिया ने हमला नहीं किया था रूस के ऊपर, जैसे पहले करीमियन वॉर में ऑटोमन एम्पायर का साथ दिया था। दरअसल ऑटोमन एम्पायर का करीमियन वॉर में इसलिए भी साथ दिया था बरतानिया ने, क्योंकि तो करीमियन वॉर की हम बात कर रहे थे। तो ये था कि बरतानिया ने ना पिछली बार हमला किया था रशिया के ऊपर करीमियन वॉर में, इन पर्टिकुलर उसका नाम करीमियन वॉर था। रशिया ना ब्रेक करके ना आना चाह रहा था अंदर, तो बरतानिया ने उस वक्त हमला करके रशिया को पीछे यानी अपने एरिया में भगा दिया था। लेकिन इस मर्तबा जब सुल्तान अब्दुल हमीद तख्त नशीन हुए थे, यानी तख्त के ऊपर आए थे, तो उस वक्त बरतानिया या फिर मगरबी ताकतों ने ना हमला बिल्कुल नहीं किया था रशिया के ऊपर। उसकी वजूहत का इतना मुझे नहीं इल्म कि उन्होंने क्यों नहीं किया था हमला, जब ये जो है सारा कुछ हो रहा था, कि जब जो है ना आर्मीज जो थी रूस की वो जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, या फिर जो उनकी जबान में था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल उसी वक्त भी। लेकिन अगर इस्तांबुल की बात की जाए तो उसके बिल्कुल करीब आ गए थे वो सारे, ठीक है, जो रशियन आर्मी थी। तो फिर एक बहुत गंदी चीज सुल्तान को करनी पड़ी थी, ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफानो। मे बी कुछ लोगों को इसके बारे में पता हो या नहीं पता हो। ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफानो के अंदर क्या था कि इन्होंने ना, ऑटोमन एम्पायर ने जो यूरोपियन एरियाज थे ना, जो बहुत पहले से कॉन्कर हुए हुए थे, जैसे बल्गारिया, बोस्निया,
अल्बानिया और सर्बिया, कोसोवो और इस तरीके के एरियाज। आई डोंट नो हंगरी भी उसमें शामिल था या नहीं, लेकिन इस तरीके के एरियाज उन्हें गिव अप करने पड़े थे, जिसके बाद ये नए जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी आबाद हुई थी, जिनमें बोस्निया, अल्बानिया और बाकी ये सारी चीजें आ जाती हैं। सर्बिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने भी बहुत से उनमें कर लिया था, कब्जा जमा लिया था, जो बहुत से इलाके थे। और बरतानिया ने भी अपना मौका गवाए बगैर कुछ एरियाज पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। एक ये वाला वो पार्ट था। अब यहीं तक ही है हमारा। इसके बाद वही सारा कुछ होता है कि 33 ईयर्स तक, ये 34 ईयर्स तक सुल्तान अब्दुल हमीद फुल प्रॉपर तरीके से ना अपनी हुकूमत को चलाते हैं। और उसके बाद जो है शेख कोई थे मक्का के, उनसे जो है ना फतवा आया था। उनको लाइकली मजबूर किया गया था फतवा देने पर कि वो तख्त से उतर जाएं, तो उन्हें उतार दिया गया था। और उस इस तरीके से सारा कुछ हुआ था। इसके अंदर बहुत सी और भी चीजें आती हैं, बहुत से और स्टोरीज आती हैं, जैसे कि हर्जल ने ना 2.5 बिलियन दिए थे या फिर 2 बिलियन दिए थे फॉर एग्जाम्पल। इतने ही कुछ दिए थे पैसे, जो कि ऑटोमन जो भी उनका जो कर्ज था ना, उसे पूरा पे ऑफ कर सकते थे, उसका हाफ। इतना ज्यादा था ये, ठीक है, लेकिन उन्होंने ना कबूल नहीं किया था। उनके अलग अलग अल्फाज थे, सेंटेंसेस थे, लेकिन उनमें एम्बिग्विटीज आती हैं, जैसा कि उन्होंने कहे भी थे ये कि नहीं। इसलिए हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। अब हम अरब रिवॉल्ट की बात कर लेते हैं। अरब रिवॉल्ट के बारे में मैं ही बता देता हूँ। उससे पहले मैं ना एक एनोटेशन वाला मसला सही कर लेता हूँ, वरना आप लोग। खैर, मैं बात कर रहा था, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। अरब रिवोल्ट का मैं ना देख लेता हूँ। आप में से कोई भी हैंड रेस करके बता सकते हैं अरब रिवोल्ट के बारे में? हैंड रेस कर ले, मैं फिर खुद ही अनम्यूट कर दूंगा। कोई भी अगर बता सकता है अरब रिवोल्ट के बारे में। चले, मैं बता देता हूँ। अरब रिवोल्ट जो था ना, ये एक रिबेलियन था, रिबेलियन यानी बगावत अगेंस्ट द ऑटोमन टर्क्स। ये हुई थी नियरली इन on the era when World War I was gonna start। उस वक्त यानी उस जमाने में ही हुई थी अरब रिवॉल्ट। हुआ क्या था कि अरब जो थे ना, वो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के साथ मिल गए थे अगेंस्ट द ऑटोमन्स। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना जून 1916 में सारा वाकया शुरू हुआ था। शरीफ हुसैन बिन अली का, जो शरीफ थे मक्का के, सपोर्ट उनकी थी स्पेशली फैसल और अब्दुल्ला के साथ। और रिवॉल्ट जो था ना, वो इट वाज लेड बाय ब्रिटेन, स्पेशली बाय लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जो कि ही वाज द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द आर्मी ऑफ ब्रिटेन। ही केम फ्रॉम द आर्मी ऑफ ब्रिटेन। और वो जो है ना इसको लीड करने के लिए आए थे। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज बनाई थी और बहुत सारी ऐसी फायर ग्रो की थी अरब्स के अंदर, जिसकी वजह से इन्होंने ना आई थिंक इन्होंने ना ये जो बगदाद टू टू मक्का वाला जो रेलवे है ना कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो रेलवे बन चुकी थी उनको भी उनके ऊपर भी बम वगैरह उड़ाए थे, ट्रेन उड़ाई थी और लोगों का बहुत ज्यादा कत्ल किया था उधर। आर्मीज का भी किया था। और फाइट करते हुए वो फिर उन्होंने ना, ये जो मैं आपको मैप पे ही दिखा देता हूँ, जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। मैं आपको जरा ओपन होने दें जब तक मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अलग अलग चीजें आ जाती हैं। 1916 में ही ये सारा शुरू हुआ था वाकया। 1916 में ही स्काई स्पीकर्ट अग्रीमेंट हुआ था। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ओपन करके। एक मिनट। चले, मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ, अगर तो मुझे मिल जाता है। ये रहा।
जी, तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। थोड़ा हमें इसका नजरिया भी पता चल जाए, फिर उसके बाद हम लोग ना बाकी रेस्ट ओवर सारा सारा कुछ करेंगे। तो अभी जो जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, उस सबको छोड़ देते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात करते हैं, अगर तो यहाँ पे कोई वो होता सेटिंग वगैरह का, तो मे बी मैं ये हटा सकता होता। खैर, बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना ये सारा एरिया जिसको मैं अभी एनोटेट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया वॉज इन दी हैंड्स ऑफ टर्की और ऑटोमन एम्पायर। सॉरी, टर्की को भी छोड़ दें, टर्की तो अभी बना है। ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। अभी मैं येलो लाइन लगा रहा हूँ इधर। ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया था ऑटोमन एम्पायर का। इसमें से एग्जैक्ट मैं एरिया नहीं बता रहा, मे बी कि इतना हो और मे बी इतना हो, इसलिए मैं ये एस्टिमेट नहीं बता रहा। मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ कि इतना एरिया था जिन्होंने ट्रीटी ऑफ सैन स्टीफानो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, ये इधर गवाया था स्टीफानो में। जब इस एरिया से एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ वापस से। इस एरिया में आर्मीज आना शुरू हुई थी, रशिया की, ठीक है। तो इस एरिया में ना, मतलब वो बहुत जब करीब आ गए थे इस्तांबुल से, तो फिर उन्होंने सैन स्टीफानो करके सारा कुछ अपना जो 0.5% एरिया था यूरोप में, वो गवा दिया था, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे इनके पास मैं ना आगे नहीं करूंगा, समझ लें यहाँ पे लीबिया, अल्जीरिया और ट्यूनिस है। इनके पास ये वाला एरिया भी था ऑटोमन्स के पास, और ये वाला एरिया भी था जिसमें मक्का वगैरह भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं अब यहाँ पे एक ही कलर इस्तेमाल करूंगा अरब फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ब्लू कलर। यहाँ से वो लोग आए थे, उन्होंने किया था कॉन्कर ये वाला एरिया ज्यादातर, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इन्होंने कॉन्कर किया था। फिर उसके बाद ये हुआ था कि इन्होंने स्काई स्पीक आउट अग्रीमेंट किया हुआ था। मैं अब आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलो, मैं आपको पहले यही समझा देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लाइंस आई हुई हैं। स्काई स्पीक आउट अग्रीमेंट क्या था कि इन्होंने इसराइल और हर चीज को ना डिवाइड कर दिया था। यानी इसराइल में बेलफोर डिक्लेरेशन ले आए थे। वो फ्रांस उसके अंदर शामिल नहीं था, लेकिन फ्रांस की नजर ज्यादा से ज्यादा लीबिया, अल्जीरिया और ट्यूनिस के ऊपर थी। स्पेशली अल्जीरिया के ऊपर, क्योंकि अल्जीरिया का बहुत ज्यादा लैंड, ठीक है, विद मैनी रिजर्व्स, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो थी। फिर उसके बाद जब ये वाला सारा हुआ था ना पॉइंट, के जब इन्होंने ना एरब फोर्सेज ने ये वाला एरिया कॉन्कर कर लिया था, तो फिर इन्होंने बताया था साहब जी, बरतानिया ने, कि भाई आप जो है ना पतली गली से निकल जाएं, हमारी मर्जी, हम लोगों ने पूरा अग्रीमेंट बना लिया, हम लोगों का ये पूरा प्लान है। और ये सारा हुआ था पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर ना एक अग्रीमेंट हुआ था, मतलब अग्रीमेंट तो नहीं हुआ था, ये कहन से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटअप हुआ था काइंड ऑफ। सारे जो बड़े बड़े जो लोग थे जिनका सारा ये प्लान था ना, जिसके अंदर शामिल थे आई डोंट रिमेम्बर, बहुत हार्ड नेम्स हैं अरब्स के। उनमें से ना इनके एक लीडर शामिल हुए थे मक्का वगैरह के, इस खुशी में, इस खुशी को मनाने के लिए कि उनके पास ये वाला सारा एरिया होगा, जैसा कि लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, सीरिया, इराक, कोयत, ये सारा एरिया। लेकिन इन्हें बाद में उन साहब जी को बताया गया कि भाई आप लोगों को ना यहाँ से निकाल दिया गया है, अब यहाँ पे हमारी हुकूमत चलेगी। और जैसा कि ये था सारा, तो यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल्ड पैलेस्टाइन आ गया था, ये वाला एरिया सारा, सीरिया वगैरह इन्होंने ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, पार्ट ए, पार्ट बी, जो कि आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर किसी का भी अगर कोई सवाल हो तो वो अभी कर सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में 101 वर्ड्स की ना सारी मीनिंग्स और वो भी आएंगी, तो वो दूसरा हमारा स्टेज होगा। तो हम लोग अभी इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर कोई भी करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो इस तरीके से ना इटली ने भी अपना मौका ढूंढा, और उन्होंने ना फिर ट्यूनिस और इस वाले एरिया के ऊपर ना अटैक शुरू कर दिया। फिर फ्रांस को भी मौका मिला, उन्होंने अल्जीरिया को कोप अप कर लिया। और फिर इस तरीके से ना सारा डिक्लाइन हो गया। और डिक्लाइन भी इस तरीके से हुआ कि इस वक्त, जिस वक्त 33 ईयर्स की हुकूमत चल रही थी सुल्तान अब्दुल हमीद की, जब वो खत्म हुई थी ना, तो यंग टर्क्स को के नाम से एक ना पॉलिटिकल बहुत पहले से बन चुकी हुई थी, एक गवर्नमेंट काइंड ऑफ, ठीक है। वो इटली ने उसको ज्यादा से ज्यादा आग दी थी, और इटली ने उसे ना ताकत में लाए थे। और वो जब जो है ना उन्होंने वो कर ली थी,
10 ईयर्स आई थिंक उनकी चली थी हुकूमत। और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें वर्सन हुई थी। और उसके बाद में अतातुर्क की हुकूमत आ गई थी और उसने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था इस एरिया को हटाकर इस एरिया में, where there was you know ordinary Turkey which we know about with these borders। और यहाँ पे अलग अलग इसराइल है, फिर जॉर्डन है, और इस तरीके से। और अजान भी ना उसने टर्किश लैंग्वेज में दिलवाई थी, यानी अल्लाह को अल्लाह के बजाय कुछ और कहा जाता था टर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, ये उन्होंने ना एक अपनी पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया था कि जो है रिलीजन नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स के बीच में। और ये बहुत बात तक चला था कि पॉलिटिकल फिगर्स जो थे अगर वो रिलीजियस कोई बात करते थे तो उन्हें जंदान में डलवा दिया जाता था, जेल में डलवा दिया जाता था कि ये लोग तो रिलीजियस बातें कर रहे हैं, और मतलब इस तरीके की सारी चीजें। ठीक है, मेरा यहाँ पे एक सवाल भी हुआ था, अगर आप लोग जवाब देने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं उसकी, अगर आप लोगों में से किसी को भी आता है उस सवाल का जवाब तो आप बता सकते हैं। मेरा ये सवाल था कि खिलाफत अगर इस तरीके से बनती है और बाद में जो वेस्ट की हुकूमत है ना, यानी मशरिक वस्ता, अगर वो उसे पॉलिटिक्स की नए नए महाज दिखाती है कि देखो मोनार्की कितनी खूबसूरत है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल मोनार्की या थियोक्रेसी, या फिर इस सबको हम ले लेते हैं एक बिल्डिंग की शक्ल में। ठीक है, एक ऐसे प्रोजेक्ट की शक्ल में जिसकी जैसे बिल्डिंग बनाई जा रही हो, बिल्डिंग को रिप्रेजेंट हमारे सामने इस तरीके से किया जाएगा कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन मे बी अंदर से वो बहुत से फ्लॉज से भरी हुई हो, हमें नहीं पता, लेकिन उसे पता होगा जिसने बनाई होगी उसे। ठीक है, तो मोनार्की को भी हम इसी तौर पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कि मोनार्की वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी ऑटोमन्स को, और उन्होंने ना फिर इस तरफ अट्रैक्शन शुरू कर दी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या फिर थियोक्रेसी या फिर मतलब इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम्स, जिसकी वजह से सियासी इनकलाब आ गया था, यानी न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, न्यू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये हर 100 साल या 1000 साल के बाद होता है, एक फॉर एग्जाम्पल 100 साल 1000 ही साल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एम्पायर भी प्रोबेबली 800 to 900 ईयर्स चली थी। तो अगर हर 1000 ईयर्स के बाद हमेशा मशरिक वस्ता या फिर कोई और सुपर पावर हमें अट्रैक्टिव और सुहाने ख्वाब दिखाए कि देखो ये कितनी प्यारी चीज है और ये कितनी अच्छी चीज है, तो फिर उस वक्त हमें क्या करना चाहिए अगर वही चीज हमें अट्रैक्ट कर रही हो? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ऑटोमन एम्पायर की तरह वो वापस से कोई और जो हुकूमत आई वो हर 1000 साल के बाद डिक्लाइन में चली गई, फिर हर 1000 साल के बाद डिक्लाइन में चली गई, फिर उसके बाद हर 100 साल के अंदर अंदर उसको इतनी जिल्लत आमेज चीजें मिली, जैसे बर्मा के अंदर लड़ाई चल रही है, लेबनान, अफगानिस्तान, कश्मीरी मुसलमान, इंडियन मुसलमान, सूडान, बर्मा, यूईगर मुस्लिम्स, और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी जगहें, म्यांमार, और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी जगहें जिनके बारे में हमें नहीं पता, जिधर जेनोसाइड की पूरी लहरें चल रही हैं, वॉर टाइम की सारी ऐसी दास्तानें चल रही हैं और बन रही हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल कोई खबर नहीं है। तो मेरे पास ये वाला एक सवाल है, तो इसके बारे में हम आखिर में ही बात कर लेंगे कि अगर किसी के पास भी कोई इससे रिगार्डिंग आंसर हो तो। अच्छा, स्काई स्पीक आउट एग्रीमेंट को देख लेते हैं थोड़ा, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑन पावर देख लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ना वीडियो 3 के बारे में भी बात करनी है अभी। तो इसमें स्काई स्पीक आउट एग्रीमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है वीडियो 3 के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना ऑयल से, मादनियात से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। मैं आपको थोड़ी स्टेटमेंट्स पढ़ के बता देता हूँ। दैट फ्रांस एंड ब्रिटेन are prepared to recognize and protect an independent Arab state or confederation of Arab states. A and B marked off an accent map. Okay? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसी पर हम लोग रुक जाते हैं। मैं आपको अब यहाँ पे एक मैप दिखाता हूँ जो इन्होंने बनाया था पूरा उस वक्त, अगर मुझे मिल जाता है तो, मतलब यही है लेकिन अगर वो खुल जाता है। आ, कम ऑन, वेयर डिड इट गो? ये एक वैसे लिंक है, लेकिन आई डोंट नो वेयर डिड इट गो। चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, एक मिनट। ये गौर से देखें, ये आपको आई होप के नजर आ रहा होगा, ये है ए पार्ट और ये है बी पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वापस से ए पार्ट और बी पार्ट।
that in area A, France, and in area B, Great Britain, shall have priority of right and enterprise of and local loans. अब ये है कि यू कैन से कि इनके पास सारा राइट होगा, यानी ये देखें फॉर एग्जांपल ये पूरा एरिया है फ्रांस का और ये पूरा एरिया है ब्रिटेन का, और इसके अंदर अलग अलग चीजें भी आ जाती हैं। यहाँ पे फलस्तीन की अलग वो होगी, और यहाँ पे इराक और सीरिया इस सब के अंदर आएगी आएंगी सारी चीजें। लेकिन ऐसे थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लिकेट करना था, क्योंकि यहाँ पे जंगें भी छिड़ सकती थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीरिया और लेबनान को बना दिया फर्दर मोर, क्योंकि इन्हें ना इराक में एक मादनियात की एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी ऑयल फील्ड की, तो इसलिए इन्होंने ना सीरिया बना दिया उसी वक्त। और सीरिया बनाने के बाद ना इराक के अंदर ना एक एग्रीमेंट साइन किया, मुझे याद नहीं है वो एग्रीमेंट कौन सा है, अगर मिल जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर कभी उसके बारे में बताऊंगा अगली क्लास में, अगर मुझे मिल गया तो। उसमें क्या था कि उन्होंने ना कोई कितने पता नहीं कितने साल का अग्रीमेंट किया था, बहुत सारे सालों का, और कहा था कि वहां पे ना हर चीज उनका राइट होगी, मतलब जो उनकी लैंड होगी ना उसमें। तो ये कन से आज भी वहां से ऑयल निकलता है, आई थिंक सो वहां से अभी भी ऑयल निकलता है, मेरी रिसर्च तो वैसे हुई थी। तो अगर भी अभी उससे ऑयल निकलता है, और वो उसका 10% ही सिर्फ, ये 5% ही सिर्फ इराक लेता है, बाकी 60 to 80% जो भी पैसे आते हैं या फिर जो भी ऑयल निकलता है वो सारा ब्रिटेन का होता है। ठीक है, ये एक चीज थी, मैं आपको इंशाल्लाह ये भी भेज दूंगा, बल्कि मैंने इसे स्टेटस पे भी डाला था। मैं एक बार वापस डाल दूंगा। तो ये मादनियात वगैरह का सारा सिलसिला था, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट एक वैल्यूएबल जगह बन गया था यूरोपियन पावर्स के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने ना बॉर्डर्स ड्रॉ किए थे यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली लैंड और रिसोर्सेज को। और ये जो सारी चीजें इन्होंने ड्रॉ की थी, इनको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल डिविजन्स क्रिएटेड बाय मॉडर्न मिडिल ईस्ट, बट ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें। अब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पावर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपसे एक चीज पूछनी है, उसके बाद आप लोग मुझे बता दीजिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पावर की अगर बात की जाए ना, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पावर इस तरीके से है कि यहाँ पे पावर के अंदर स्ट्रेंथ, फिजिकल, पॉलिटिकल, मेंटल, इकोनॉमी, नॉलेज, सोशल, मैनिपुलेशन, अथॉरिटी, रूल, लॉ, हीलिंग, थिंक, कन्विंस, डेवलप, फेयर, इस तरीके की सारी चीजें हम लोग यूएस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनके बीच में मैंने दोनों रशिया और चाइना को इसलिए भी डाला है क्योंकि दोनों कुछ कुछ चीजों में बहुत आगे हैं। जैसे रशिया अपनी इकोनॉमी, कुछ कुछ इकोनॉमी, सोशल अथॉरिटी और कन्विंसिंग रूल और लॉ और मैनिपुलेशन, नॉलेज, इस तरीके की चीजों में बहुत आगे है। चाइना टेक्नोलॉजी यानी डेवलपमेंट के अंदर, थिंकिंग के अंदर, रूल या लॉ या मैनिपुलेशन, कन्विंसिंग, अथॉरिटी, सोशल, पॉलिटिकल, इस तरीके की चीजों में। और यूएस की सबसे बड़ी जो चीज है ना वो फेयर है। बताओ क्यों? क्योंकि यूएस ने अगर कोई चीज कह दी तो इसका मतलब ये है कि डू और डाई, यू नो वाई, क्योंकि अगर वो कुछ ऑर्डर करता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमें काइंड ऑफ थ्रेटन कर रहा होता है कि अगर तुमने नहीं किया तो या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दूंगा और तुम्हारा 0.5% एरिया ले लूंगा या फुल परसेंट एरिया भी ले लूंगा, जिसके अंदर सारी रिसोर्सेज भी आती हैं और गवर्नमेंट भी इवन आती है, जैसे अफगानिस्तान के ऊपर किया था इसने 2016 में। या फिर सैंक्शंस दे सकते हैं ये, बहुत से मुल्कों को सैंक्शंस दी हुई हैं, जैसे मे बी चाइना में भी दी हुई हैं, इंडिया में भी दी हुई हैं, और इन इलाकों में भी दी हुई हैं, जिसको चाहते हैं ये दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसने हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, जैसा कि नेशनलिज्म का यानी न्यू वर्ल्ड नेशनलिस्टिक ऑर्डर जब हुआ था कायम, तो हुआ क्या था कि हमारी जो करंट मुस्लिम वर्ल्ड है ना उसकी वजह से ऐसी ही दिखने लग गई है। ये बताओ क्या चीज है, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये चीज है, ये सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल ये एक केक है, इसके इतने छोटे 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 टुकड़े कर दें, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये मैं बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को। मुसलमानों की जो अभी की कंडीशन है ना वो इस तरीके की है। टुडेज मुस्लिम इज इक्वल टू राजपूत, जट, शेख, अराइन, गुज्जर, बलोच एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, ये टर्म्स हैं, और बेसिक टर्म्स किधर से शुरू होती हैं? पाकिस्तानी, सिंधी, पश्तून, मुहाजिर एंड मे बी मोर कॉम्प्लेक्स नेम्स। और ये किधर से शुरू होती हैं सारी चीजें? एवरी नेम इटसेल्फ
has a tribe with its own chief and its own religion. But religions in particular are different, like Islam. Religion is equal to Islam, is equal to Imam Shafi'i, Imam Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, and maybe even more sects like Sunni, Shia, Barelvi, and many type of things. ये आजकल की मुसलमानों की हालत है, ठीक है, उस सब की वजह से जो पास्ट में हुआ हुआ है, ठीक है। अगर इसमें यूएस की बात करें तो यूएस जो है ना, वो कुछ मिसयूज करता है कुछ हद तक। जैसे वो अपना सुपर पावर का स्टेटस जो है ना, रूल और सिस्टम्स के अंदर अपना उसने शेयर किया हुआ है। और वो जो है ना, कंप्लीटली मे बी वो रूल नहीं करता नेशंस के ऊपर, लेकिन वो करता है काइंड ऑफ सैंक्शंस के अंदर अथॉरिटी वाइज। और यूएस जो यूएस जो है ना, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है हल्के हल्के, जो अपने अपने इंटरेस्ट, अपने मफादात को बेनिफिट कर सके। फॉर एग्जांपल मे बी ऐसे ऐसा कुछ होता हो या नहीं, कि टैक्स है ना, वो हमेशा हमारी ही गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। वो उन जगहों पर भी जाते हैं जिनको हम नहीं जानते। बहुत सी जगहों पे मे बी यूएसए भी डायरेक्ट जाते हो कुछ। जैसा कि आज हमने ना, मेरी एक क्लास थी उसमें मैंने पढ़ा था कि हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के या फिर इस तरीके के कुछ टैक्स होते हैं, ठीक है। वो टैक्स ऐसे होते हैं कि जैसे 18,000 कोई उनका वो आ रहा होता है, और उसे दिखाया जा रहा होता है 23,000। तो वो टैक्सेस कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। और हम लोग भी मतलब उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि हम लोगों में एक चीज नहीं है, जिस जिस चीज की वजह से उन्होंने, यानी हुकूमतों ने सबसे बड़ा वो उठाया हुआ है। और हमारे अंदर क्या नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अगर हम लोग किसी से भी अभी बात करें ना हमारी गवर्नमेंट के बारे में, तो वो भी एक ही जैसी थॉट रखेंगे कि भाई गवर्नमेंट ना हमारा बड़ा मिसयूज उन्होंने किया हुआ है। हम लोग उन्हें अभी मजा नहीं चखा रहे, लेकिन अगर चखाएंगे तो बैक ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग चखाएंगे उस वक्त जिस वक्त हम लोग यूनाइट होंगे, और यूनाइट होते होते ही हमें बहुत देर लगेगी, लेकिन हम लोग अभी तक यूनाइट नहीं हुए ना। हालांकि थॉट तो एक ही चीज है, प्रोसेस भी एक ही चीज कर रही है, लेकिन यूनिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। जिसकी वजह से पावर्स को भी मतलब हमारी पावर दिखेगी। ओके, ये एक ऐसी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सारा कुछ हुआ हुआ है अभी यहाँ पे। ये साउ यू कैन से कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, जिधर ना ये रूल है कि अगर आपकी गवर्नमेंट लीडर्स है ना, उनके खिलाफ कोई बात की जा रही हो, यानी मारने की, यू कैन से कि वो उन्होंने ऐसी ऐसी वो किया हुआ है कि भागने की बात की जा रही हो ऐसी, तो आप जो है ना हमें आके रिपोर्ट करो, और हम लोग ना आपको बहुत ज्यादा वो देंगे, काइंड ऑफ इस तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने ना यूनिटी बिल्कुल ब्रेक की हुई है लोगों के दरमियान। तभी लोग जो है ना, एक ही थॉट तो वो रखते हैं, लेकिन वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाते एक साथ, ठीक है। अब हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं आप लोगों से अब अनम्यूट करके एक एक करके पूछना चाहूंगा कि हम लोग इससे कंटिन्यू करें आगे अभी के लिए, और 101 वर्ड्स भी हैं, उससे और कंटिन्यू आगे करें या नहीं। एक मिनट में आपको लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम। सलाह बेटा, आई थिंक कि बस अभी के लिए वाइंड अप करते हैं ठीक है, आज हम के लोग लिए। फिर, जी, हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक केयर एवरीबॉडी, इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फॉरगॉट टोटली। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर ले, वरना फिर हम रैप अप करेंगे। नो क्वेश्चंस, ओके। फिर हम रैप अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।